नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि होमवर्क सीरीज के माध्यम से यहाँ डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोगों के मध्य हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, पीथमपुरा शहर जो है वो किसके लिए प्रख्यात है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स के लिए। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो सबसे तेज जवाब देने वाले पहले साथी जो हो जाएंगे राकेश यादव जी, दूसरे स्थान पे नीरज कुमार जी, और तीसरे स्थान पे हैं सतीश कुमार जी, और चौथे स्थान पे कुणाल जी, और पांचवें स्थान पे है राजीव राज जी। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और हमारे इस ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका जवाब देने का प्रयास भरपूर करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? यह फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया है? फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया। और कहाँ में लॉन्च किया गया है? यह कैलिफोर्निया यूएसए में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है? कैलिफोर्निया यूएसए में लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये एमएस धोनी हो जाएंगे। और आईसीसी किस खेल का संगठन हो जाएगा? यह क्रिकेट से संबंधित संगठन हो जाएगा। और एमएस धोनी जो हो जाएंगे वो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे और 11वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। और एमएस धोनी अभी जो वर्तमान में है किस संगठन के ब्रांड एम्बेसडर है? ये एसबीआई के। किसके हो जाएंगे? एसबीआई के हो जाएंगे। और बताइएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगी? यह कनाडा में होगी। सही जवाब हो जाएगा, कनाडा में हुई है। बताइएगा, हाल ही में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वारियर सैन्य अभ्यास कहाँ में संपन्न हुआ है? यह बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के मध्य युद्ध सैन्य अभ्यास जो होता है वह बीकानेर में संपन्न हुआ है 2025 में। बताइएगा, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? 22-23 को रखा गया। पूर्व में यह किसको आधार मान के चल रहा था? 11-12 को मान के चल रहा था। और अब वर्तमान में जो यह 2022-23 को आधार वर्ष माना गया सकल घरेलू उत्पाद के लिए। बताइएगा, आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ में प्रारंभ होगा? यह महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। कहाँ प्रारंभ होगा? महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। बताइएगा, हाल ही में भगवान जगन्नाथ ये रथ यात्रा जो है 2025 में कहाँ में प्रारंभ हुई है? उड़ीसा में हुई है। पूरी उड़ीसा में संपन्न हुई है। और बताइएगा, हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? यह जावेद अख्तर को मिला है। किनको मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है? यह अमेरिका के सहयोग से आयोजित किया है। भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है यह वायुसेना युद्धाभ्यास टाइगर क्लो। बताइएगा, हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाजों के विरुद्ध ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 131वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला है? 131वां स्थान मिला। और बताइए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। सही जवाब। और बताइएगा, हाल फिलहाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए, भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां सूचकांक में 102वें रैंक पे हो जाएगा भारत। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, शांति में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां हो जाएगा। और खुशहाली में क्या स्थान हो जाएगा? 118वां स्थान भारत का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना। इस बैंक का संबंध जो है किस देश से हो जाएगा? यह श्रीलंका से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? श्रीलंका से गिफ्ट बैंक का डीएफसीसी बैंक का संबंध हो जाएगा। और यह गिफ्ट आईएफएससी ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2024-25 यूईएएफ
नेशंस लीग का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह पुर्तगाल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? पुर्तगाल देश के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन गई है? यह गोवा की बन गई है। किस राज्य की बन गई है? यह गोवा राज्य की पुलिस जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन चुकी है। बताइएगा, हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यह कर्नाटक के द्वारा किया गया। कुसुम सी किसके परियोजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? कर्नाटक। और सुजल परियोजना का किसके द्वारा किया गया है? यह भी कर्नाटक के द्वारा ही सुजल परियोजना लाई गई है। बताइएगा, हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइजिंग लॉयन हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा है? ऑपरेशन मिडनाइट हमर हो जाएगा। और ईरान के द्वारा कतर में अमेरिकी एयरबेस पे जो हमला किया गया है, उसका नाम अल बशर बहायत अल बसर करके नाम है, वही ऑपरेशन चलाया है। बताइएगा, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और नाटो के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे हो जाएंगे। और नाटो का नवीनतम अभी सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन बना है। क्या देश बन चुका है नाटो का? स्वीडन 32वां सदस्य देश बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह ब्रुसेल्स में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 का संबंध किस संगठन से हो जाएगा? यह नाटो से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? नाटो संगठन से इसका संबंध हो जाएगा, बाल्टॉप 25। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? यह महाराष्ट्र राज्य में दी है। किस राज्य में दी है? महाराष्ट्र राज्य में तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? यह केरल के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? केरल के द्वारा बिथुट परियोजना प्रारंभ की गई है। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश को बनाया गया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया? एमपी को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, महाभारत का जो है पूर्ववर्ती नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा। महाभारत का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? यह 20 से 28 डिग्री सेल्सियस की कर दी है। कितनी कर दी है? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, रेफ्रिजरेटरों में सामग्रियां जो रहती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रहती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रहती है। और बताइए, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाँ, भारतीय सेना द्वारा 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया गया है? यह फ्रांस के साथ प्रारंभ किया गया। शक्ति जो है सैन्य अभ्यास, 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह भारत और फ्रांस के मध्य संपन्न हुआ है। बताइएगा, वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? यह चिली और दक्षिण कोरिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चिली और दक्षिण कोरिया। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट का संबंध किस अवधि से हो जाएगा? यह 2026-31 से हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और 15वें कौन थे? NK सिंह हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया। और किस टीम को पराजित किया है दक्षिण अफ्रीका ने? ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ में किया है? भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? यह राजस्थान में किया है। कहाँ किया है? राजस्थान में किया है।
बताइएगा हाल ही में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं? यह क्रोएशिया के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? जागरेब हो जाएगी। और बताइएगा हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पे गए हैं। यह इनकी कैवी मालदीव की दौरा हो जाएगा? क्या है? यह तीसरा दौरा हो जाएगा। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पे गए हैं और यह इनका तीसरा दौरा हो जाएगा मालदीव के लिए। बताइएगा हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसे मिला है? सेवेलियर पुरस्कार यह थोटा थरानी को मिला है। किसको मिला है? थोटा थरानी को फ्रांस सेवेलियर का पुरस्कार मिला है। बताइएगा हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? यह यूके अर्थात ब्रिटेन की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? ब्रिटेन की हो जाएंगी। ब्लेज मेट्रोवेली यह जो है खुफिया एजेंसी है M16, इसकी पहली महिला प्रमुख चुनी गई है। बताइएगा FBI के वर्तमान में जो है हेड कौन है? ये काश पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? काश पटेल। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI, उसके अध्यक्ष हो जाएंगे काश पटेल। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस किस देश में स्थित है? या ईरान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस 3 या साइप्रस साइप्रस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और साइप्रस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? निकोसिया हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया है? यह कीर्ति सुरेश को किया गया। किसको किया गया है? कीर्ति सुरेश को। ये भी अभिनेत्री ही है, साउथ की है कीर्ति सुरेश। बताइएगा कीर्ति सुरेश देखे होइएगा आप लोग। बताइएगा हाल ही में पहली बार जनजाति खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ में हुआ है? यह लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। और बताइएगा हाल फिलहाल में जो बीच गेम्स हुआ था वह कहाँ हुआ था? यह दमन एवं दीप में हुआ था, गोगला बीच में हुआ था। इसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा था? यह मणिपुर 13 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा था बीच गेम्स में। बताइएगा हाल ही में आर्म डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह पोल वाल्ट में बनाया है। किस खेल में बनाया है? पोल वाल्ट में बनाया है। बताइएगा हाल ही में नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज हुई है। कहाँ में इसकी खोज हुई है? यह जयपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। और बताइएगा हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को GI टैग मिला है? यह गोवा की ओजोफेनी को GI टैग मिला है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज में आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1526 में लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी की युद्ध स्थली में मृत्यु हो गई थी, हार हुई थी और उसकी मृत्यु, उसका वध कर दिया गया था। बताइएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और किस हथियार का प्रयोग किया था? तोप खाने का प्रयोग किया था। सही जवाब हो जाएगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। बताइएगा खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध। बताइएगा घाघरा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? यह अफगानों एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और यह अफगानों और बाबर के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बताइएगा वह कौन सा प्रथम शासक था जो मध्यकाल में युद्ध स्थल में
उसकी मृत्यु हो गई थी या मारा गया था, यह इब्राहिम लोदी ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। और इसके साथ में इसका कौन सा मित्र मारा गया था? यह विक्रमजीत हो जाएगा, जो ग्वालियर का राजा था। बताइएगा, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किस राजा के द्वारा प्राप्त किया था? राजा विक्रमजीत के, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। बताइएगा, बाबर अपनी उदारता के लिए बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी उसकी उदारता के लिए। बताइएगा, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था? यह तमगा कर से बाबर के द्वारा मुसलमानों को मुक्त कर दिया गया था। बताइएगा, खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था, उस युद्ध में बाबर के द्वारा किसका नारा दिया गया था? जिहाद का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था? जिहाद का नारा दिया गया था। और बताइएगा, राणा सांगा जो थे, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? राणा सांगा की मृत्यु 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, और जहर दे देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बताइएगा, खानवा युद्ध के पश्चात युद्ध में विजय के बाद बाबर को कौन सी उपाधि धारण कर ली थी बाबर ने? या गाजी की उपाधि धारण कर ली गई थी बाबर के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, और राणा सांगा 100 युद्धों का विजेता तो समुद्रगुप्त को कहा गया ना, और 100 युद्धों का योद्धा जो है राणा सांगा को कहा गया है। 100 युद्धों का योद्धा। बताइएगा, बाबर की मृत्यु जो कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? या 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। और कब हो गई थी? 1530 ईस्वी में हो गई थी। और कहाँ हो गई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? आगरा में हो गई थी। और पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसको कहाँ, इनकी इच्छा के अनुसार काबुल में वापस इनको दफनाया गया था। बताइएगा, बाबर की मातृभाषा जो थी बाबरनामा, वह किस भाषा में लिखी गई थी? यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। और बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में रचित थी। बताइएगा, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? या अकबर के काल में प्रारंभ हुई थी चार बाग बनाने की परंपरा। और आप लोग जानते होइएगा, लखनऊ स्टेशन जो है ना, वो चार बाग के नाम से ही है, चार बाग स्टेशन। बताइएगा, मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? यह बाबर को माना जाता है। मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बताइएगा, बाबर का प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी किस व्यक्ति का अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। और बताइएगा, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हुमायूं जो है सिंहासन पर कितने वर्ष की अवस्था में बैठा था? यह 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। और यह सिंहासन पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में यह सिंहासन पर बैठा था। और बताइएगा, हुमायूं जो था, गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? यह बदख्शां का था। बदख्शां का सूबेदार हो जाएगा। बताइएगा, हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्यों का बंटवारा कर दिया था, चारों भाई में कर दिया था, कामरान, हिंदाल और असगरी। बताइएगा, कामरान को कौन सा प्रांत उसने दिया था? काबुल दिया था। कामरान को कौन सा प्रांत दिया था? काबुल दिया था। काबुल और कंधार दोनों दिया था। काबुल और कंधार दोनों दिया था। बताइएगा, मिर्जा असगरी को कौन सा प्रांत दिया था? यह संभल दिया था। मिर्जा असगरी को कौन सा प्रांत दिया था? संभल दिया था। और बताइएगा, हुमायूं के द्वारा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कौन सा प्रदेश प्रदान किया गया था? यह जहां का सूबेदार था बदख्शां को ही अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को यह प्रदान किया था। बताइएगा, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने कब की थी? यह 1533 में की थी। कब की थी? 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। बताइएगा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। और यह किस किस के मध्य लड़ा गया था?
शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। और इसी युद्ध के पश्चात शेर शाह की उपाधि धारण की थी शेरशाह ने। इससे पूर्व शेरशाह का क्या नाम था? शेर खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर खां हो जाएगा। बताइएगा कन्नौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था, और ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, और जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। बताइएगा किस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था? या कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध के पश्चात कर लिया था। बताइएगा बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं कहाँ चला गया था? यह निर्वासित जिन्हें सिंध चला गया था। कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। बताइएगा निर्वास के समय हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु थे कोई, उनका नाम क्या था? ये मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी हो जाएंगे। हाँ बताइएगा हुमायूं का विवाह इनकी पुत्री से हुआ था। उसका क्या नाम था? हमीदा बानू बेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीदा बानू बेग। और इसका निकाह जो हुआ था हमीदा बानू बेग से, यह कब हुआ था? 1541 में हुआ था। और इसी कालांतर में जो है ना हमीदा के कोख से अकबर महान का जन्म हुआ था। बताइएगा हुमायूं के द्वारा देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1531 में लड़ा गया था देवरा का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध हुमायूं के द्वारा कब लड़ा गया था? 1555 में लड़ा गया था। बताइएगा बताइएगा हुमायूं की मृत्यु किस में दब जाने के कारण, किसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण होती है? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हो गई थी हुमायूं की मृत्यु। बताइएगा हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने यह कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते अपने इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला? यह लेनपुल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लेनपुल के द्वारा यह कहा गया था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार वह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला था। बताइएगा हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, और यह इसकी बहन हो जाएगी गुलबदन बेगम। बताइएगा हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास रखता था या नहीं था? यह हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। बताइएगा सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? यह शेरशाह सूरी हो जाएगा, सूर साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा। बताइएगा एक शेर को तलवार के एक वार से मार दिए जाने के कारण फरीद को किस नाम से जाना गया था? शेर खां के नाम से जाना गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शेरशाह की जो मृत्यु जो है वह किस युद्ध के पश्चात हो गई थी? किस युद्ध में हो गई थी? कालिंजर के युद्ध में हो गई थी। और यह उस समय जो उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था और चलाने के विपरीत आकर इसी के बारूद के स्टोर में गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है? यह शेरशाह का मकबरा हो जाएगा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? यह अपने बिहार सासाराम में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इसका पुत्र इस्लाम शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था। बताइएगा शेरशाह के द्वारा भूमि माप के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया गया था। सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था 32 अंक वाली। बताइएगा शेरशाह के समय पैदावार का लगभग कितना लगान ले लिया जाता था? 1/3 लिया जाता था। कितना लिया जाता है? 1/3 पैदावार का लगान के रूप में लिया जाता था, कर के रूप में वसूल करता था। बताइएगा शेरशाह के शासन काल में सोने के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको अशरफ कहा जाता था। शेरशाह के शासन काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अशरफ कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? यह शेरशाह के द्वारा जारी किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? यह शेरशाह के द्वारा ही की गई थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत। बताइएगा
ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसके द्वारा की कराई गई थे? शेर शाह के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई थी। बताइएगा डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? यह शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा शेर शाह के समकालीन कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएंगे वह शेर शाह के समकालीन हो जाएंगे, और यह सिकंदर लोदी के भी समकालीन थे। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और यह किस अनुच्छेद के तहत जो है इस अधिनियम को लाया गया था? यह अनुच्छेद 253 के तहत लाया गया था। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें इस त्रासदी में कौन सी गैस उत्तरदायी रही थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगी, जिसके रिसाव के कारण व्यक्तियों को मृत्यु हो गई थी। बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूएनईपी की स्थापना कब की गई थी? यह 1972 में की गई थी यूएनईपी की स्थापना। और यूएनईपी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हो जाएगा। और बताइएगा यूएनईपी का मुख्यालय किस देश में अवस्थित है? यह केन्या नैरोबी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केन्या नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा नेरी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह नागपुर में हो जाएगा। नेरी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। और इसका स्थापना वर्ष कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1958 में नेरी की स्थापना हुई थी। बताइएगा नेरी के जो है क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है? यह 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी नेरी की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की संख्या? 5 हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यह किस अधिनियम के तहत आया था? राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत आया था। और बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1951 में हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? यह 1970 में हुई थी। 2 दिसंबर 1970 को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना हुई थी। और यह किस देश की संघीय एजेंसी है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी हो जाएगी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। नहीं है ना? तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो लुसेंट सीरीज का एनवायरमेंटल साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? 1993 में किया गया था। और महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत प्रावधान किया गया था कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक किस न्यायालय की स्थापना की जाएगी? यह मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1992 में अस्तित्व में आया था, यह किस अधिनियम के तहत आया था? राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन आया था। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा निकाय है?
असंवैधानिक निकाय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और यह कब आया था? 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित किया गया था। बताइएगा बाल श्रम निषेध जो है वह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 24 हो जाएगा बाल श्रम। हाँ बाल श्रम, बलात्श्रम 23 है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सार्क की स्थापना कब की गई थी? यह 1985 में की गई थी। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह काठमांडू में हो जाएगा। बताइएगा भारत सार्क का जो है सदस्य देश है या नहीं है? भारत जो है सार्क का सदस्य देश है। बताइएगा सार्क का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ में हुआ था? यह ढाका में हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी ढाका में ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब की गई थी? 1975 में हो जाएगा। और बताइएगा G8 का भारत सदस्य है या नहीं? G8 का नहीं है। G7 का नहीं है। G7 का भी नहीं है। G8 और 7 का सदस्य भारत नहीं है। बताइएगा अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हो जाएगी। अरब लीग की स्थापना कब हो जाएगी? 1945 में हो जाएगी। और अरब लीग जो है इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा में हो जाएगा, मिस्र में हो जाएगा। और अरब लीग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 22 सदस्य देश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 22 सदस्य देश अरब लीग के हो जाएंगे। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह जिनेवा में हो जाएगा। बताइएगा शांति के लिए रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह कब कब दिया गया है? 1917, 44 और 63 में दिया गया। 3 बार दिया गया। 1917, 44 और 63 में रेड क्रॉस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यह 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का रहा था? हेनरी डुरेंट का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? हेनरी डुरेंट का महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। बताइएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। बताइएगा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह लंदन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय? यह लंदन में हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म किसके उपरांत हुआ था? 1949 में गणराज्य होने के उपरांत भारत को इसका सदस्य बनाया गया था। बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह 54 सदस्य देश हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल के कितने सदस्य देश हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग जो है कौन हो जाएगा? राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन हो जाएगा। सबसे प्रभावशाली राष्ट्रमंडल का अंग हो जाएगा। बताइएगा नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और नाम का जो गठन हुआ था और पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? यह बेलग्रेड सर्बिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेलग्रेड सर्बिया में हो जाएगा। बताइएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम अर्थात नाम का सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। बताइएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? यह काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इसका सचिवालय? काठमांडू में नाम का सचिवालय हो जाएगा। बताइएगा गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। और गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हो जाएगी। और गेट का ही नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब कर दिया गया? 1995 में कर दिया गया था। बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह लंदन में हो जाएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसा संगठन हो जाएगा? यह मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। बताइएगा एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा। बताइएगा आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जकार्ता में हो जाएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघों का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जकार्ता में। बताइएगा अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह अदिस अबाबा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अदिस अबाबा में अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोनस, फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय? लियोनस, फ्रांस हो जाएगा। और ये खुफिया एजेंसी है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई थी। और इंग्लैंड इससे कब बाहर हो गया था? 2020 में हो गया था। कब हो जाएगा? 2020 में इंग्लैंड इससे बाहर हो गया था। बताइएगा वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और बताइएगा ब्रिक्स का अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? यह इंडोनेशिया हो जाएगा। और यह कब इस संगठन में शामिल हुआ है? इंडोनेशिया, यह जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलिटी और विविध के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्नवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? यह देहरादून, उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह धनबाद में हो जाएगा। झारखंड धनबाद में केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? यह जमशेदपुर झारखंड में हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ अवस्थित है? यह मुंबई में हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ अवस्थित हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। बताइएगा इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? यह नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह भी पुणे में हो जाएगा। बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। बताइएगा केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कराईकुड़ी सही जवाब हो जाएगा। कराईकुड़ी में केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। और कराईकुड़ी किस राज्य में अवस्थित है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा कराईकुड़ी। बताइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह बंगलौर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बंगलौर में हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह बंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान। बताइएगा राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह भी मंगलौर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह पणजी गोवा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? यह डायनमो कर देगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? डायनमो कर देता है। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन भी करता है। डायनमो और टरबाइन दोनों करेगा। बताइएगा
पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? जब पत्थर को फेंकते हैं तो उस समय पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। बताइएगा उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह वाष्प इंजन जो है उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह कोयला कर देगा। बैटरी जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइएगा प्राथमिक सेल का प्रयोग दोबारा किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता है। बताइएगा कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? यह विद्युत चुंबक हो जाएगा। कौन कर देता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित? विद्युत चुंबक कर देता है। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह मोमबत्ती कर देगी। मोमबत्ती जलना जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह मोटर हो जाएगा। मोटर और विद्युत पंखा भी करता है। ये सब जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कौन किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है? यह विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। बताइएगा वायुमंडलीय दाब को मापने एवं सतह ग्राफ पर चित्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह बेरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेरोग्राफ का। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से फिजिक्स का जो होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्टार्ट किया जा रहा है आधुनिक भारत इतिहास। बताइएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो थे वह किस पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी से हो जाएंगे। किस पार्टी से हो जाएंगे? लेबर पार्टी से हो जाएंगे। बताइएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? यह कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। और बताइएगा कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? यह 24 मार्च 1946। सही जवाब है 1946 को आया था और 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था। बताइएगा कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बताइएगा कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यह लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत के वायसराय। बताइएगा कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कैबिनेट मिशन को पूर्ण समर्थन दिया गया था। बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। बताइएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ चले गए थे? यह नोआखली अभी वर्तमान में बांग्लादेश में, उस समय बंगाल का भाग था। बताइएगा नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उनको कौन सी उपाधि दे दी गई थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। बताइएगा फोल्ड जो करें वो तो ज्योग्राफी से संबंधित है, ये वन मैन बाउंड्री फोर्स हो जाएगा। बताइएगा संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। बताइएगा वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इसके अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बताइएगा संविधान सभा का द्वितीय सत्र जो था वह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस समय इसके स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य नियुक्त हुए थे। 9, 11, 13 प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे।
बताइएगा वायसराय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? जेएल नेहरू को दिया गया था। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। बताइएगा अंतरिम सरकार में लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल हुए थे? यह 5 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा और यह कब शामिल हुए थे ये पांचों सदस्य? यह 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में 1897 में 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइएगा अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग के सदस्य कौन थे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बताइएगा रेल विभाग के सदस्य कौन थे? आसफ अली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आसफ अली हो जाएंगी। और श्रम विभाग के जगजीवन राम हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के सदस्य कौन थे? यह जॉन मथाई हो जाएंगे। और खाद्य एवं कृषि विभाग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आधुनिक भारत भी आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और प्रेस पे से प्रतिबंध किसके द्वारा हटाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही हटाया गया था। लिटन लाया था और रिपन हटाया था। बताइएगा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था इसके संविधान सभा का गठन किया हुआ था जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य हो जाएंगे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा वह विज्ञान जो मानव के शरीर एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है वह क्या कहलाता है? यह मानव शास्त्र अर्थात एनाथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाथ्रोपोलॉजी कहलाता है। बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। बताइएगा सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na हो जाएगा सोडियम का प्रतीक। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक यह किसका दास था? यह मोहम्मद गौरी का दास हो जाएगा। बताइएगा पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और पलासी जो है वह बंगाल के किस जिले में हो जाएगा? यह नादिया जिले में हो जाएगा। किस जिले में हो जाएगा? नादिया जिले में हो जाएगा। बताइएगा पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? सिराज उद्दौला को हराया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और 583 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी 483 ईसा पूर्व में, उल्टा 483 563 में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। बताइएगा दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला जो है वह किस मुख्य विशेषता पर है? यह गोपुरम पे हो जाएगी। बताइएगा भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? यह लक्ष्मी सहगल हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लक्ष्मी सहगल हो जाएगी। बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? यह निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति में विधान परिषद का छोड़ के होता है, बाकी राष्ट्रपति में सब होता है। नहीं विधान परिषद नहीं होता है क्योंकि नहीं होता है। विधान परिषद नहीं होता है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बताइएगा उपराष्ट्रपति निर्वाचित मनोनीत लोकसभा, राज्यसभा तो ये हो जाता है।
बताइएगा अमीर खुसरो जो था वह किसका दरबारी कवि था? यह अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। बताइएगा सत्यमेव जयते का मुख्य स्रोत कौन सा उपनिषद है? यह मुंडको उपनिषद हो जाएगा। बताइएगा हुमायूं का जो जन्म हुआ था वह कहाँ में और कब हुआ था? यह 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। बताइएगा कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बताइएगा भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 360 में हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 360 में हो जाएगा। बताइएगा राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके कौन से क्षेत्र के उत्थान में हो जाएगी? नौसेना शक्ति के उत्थान में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? नौसेना शक्ति के उत्थान में हो जाएगी। बताइएगा शाहजहां के 4 पुत्रों में अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसको जाता है? यह दारा सिको को जाता है। किसको जाता है? दारा सिको को जाता है। बताइएगा किससे शादी के पश्चात जहांगीर की बीवी का नाम नूरजहां का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? यह मेहरुनिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरुनिसा हो जाएगा। बताइएगा लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? यह पिटवा लोहा हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? यह डेसिबल में मापा जाता है। और पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बताइएगा वर्तमान भारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? वर्तमान भारत के यह स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। बताइएगा भारत में जैन धर्म किसके शासन काल में फैला था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में फैला था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हो गई थी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गई थी। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब अकबर के शासन काल में हुई थी? यह 1600 ईस्वी में अकबर के शासन काल में हुई थी। बताइएगा बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? बस्तर का यह दंडकारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंडकारण्य हो जाएगा। बताइए भारत के लिए पहली बार समुद्र मार्ग की खोज किन्होंने की थी? यह पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। बताइए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा उत्पादक? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बीसीजी का टीका में बी जो है वह बी का अर्थ क्या हो जाएगा? बेसिलस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीटी का टीका जो दिया जाता है इसमें कौन कौन से रोग के लिए टीका दिया जाता है? डिप्थेरिया, पर्टूसिया और टेटनस के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। बताइएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख है? कानून के समक्ष समानता का उल्लेख संबंधित हो जाएगा। बताइएगा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें कितने वर्ष आयु के सीमा के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। बताइएगा भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा सम्मान है? परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अनुवांशिकता की इकाई क्या है? यह जीन हो जाएगी। बताइएगा अनुवांशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगर जॉन मेडल के द्वारा की गई थी। बताइएगा मायोपिया जो है किस दृष्टि दोष को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु, कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? यह दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और बताइएगा हाइपोथैलेमस किस मानव शरीर के किस अंग में होता है? यह मस्तिष्क में हो जाएगा। और बताइए पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। बताइएगा हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार है? यह तीसरे के अनुसार हो जाएगा। बताइएगा एशियाई शेरों के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बताइएगा H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह जल के उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब द एग्जाम पोर्टल से संबंधित जो NCERT का सारभूत तत्व है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है? यह ऑक्जीन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ऑक्जीन हो जाएगा। बताइएगा कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है पादप में? यह साइटोकाइनिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साइटोकाइनिन। बताइएगा
पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभावों में सम्मिलित होता है? एब्सिसिक एसिड के कारण हो पाता है। बताइएगा कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? यह इंसुलिन हो जाएगा, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। बताइएगा कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है? आउटू ग्रंथि हो जाएगी, इसी को आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। बताइएगा जिब्रेलिन का क्या कार्य है पादपों में? तने की वृद्धि हो जाएगा। जिब्रेलिन का कार्य क्या हो जाएगा? तने की वृद्धि। बताइएगा शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और यह प्रकाशानुवर्तन जो है वह किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यह ऑक्जिन हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यह अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क का ऐसा भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बताइएगा तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि द्वारा होता है? विद्युत आवेग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विद्युत आवेग के द्वारा होता है। बताइएगा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक होता है? यह आयोडीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। और इसके उपचार के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड के लिए। बताइएगा छुई मुई की पत्ती की गति कौन सी गति होती है? कंपानुकुंचन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कंपानुकुंचन हो जाएगी। और मानव जो होता है वह भोजन को किस विधि के द्वारा निगलता है? क्रमानुकुंचन के तहत निगलता है। बताइएगा मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा गया है? अग्र मस्तिष्क को कहा गया। बताए फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा अंग होता है? यह पुंकेसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। बताइएगा परागकोश में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाते हैं? यह परागकण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परागकण। बताइएगा स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंडक का निर्माण होता है। कहाँ में इसका निर्माण होता है? ये बीजांड में होता है। किससे होता है? बीजांड। इसके निर्माण से क्या होता है? बीजांड का निर्माण होता है। बताइएगा लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों से क्या निर्मित होता है? यह युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण होता है। बताइएगा ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या कहलाता है? यह पत्ती होगी। क्या हो जाएगी? वह होता है पत्ती होता है ब्रायोफिल्म, जो अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है। बताइएगा किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? यह डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। बताइएगा क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में जाती है? यह डीएनए के माध्यम से ही जाती है। बताइएगा एकल जीव प्लाज्मोडियम जो है वह किस विधि के द्वारा जनन करता है? बहुविखंडन के तहत करता है। किसके तहत करता है? बहुविखंडन के तहत प्लाज्मोडियम जनन करता है। तो साथियों एग्जाम पोर्टल के माध्यम से साइंस से संबंधित जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री था ना। बताइएगा शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह कैसे रंग का द्रव होता है? हल्का नीले रंग का होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? H2O2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है वह किस में किया जाता है? यह घाव धोने कान साफ करने में किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग। और इसका प्रयोग जो है पुराने पड़े तेल चित्रों का रंग उभारने के लिए भी किया जाता है। और बताइएगा लॉन्ड्री के कपड़ों के धब्बों को साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है? यह लिथियम हो जाएगी। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 हो जाएगा। और बताइएगा लिथियम कौन से समूह में उपलब्ध है? समूह 1 में हो जाएगा। और कौन से आवर्त में हो जाएगा? आवर्त द्वितीय में हो जाएगा। दूसरे आवर्त में हो जाएगा। वर्तमान में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगा। और समूह की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोबाइल फोन लैपटॉप इत्यादि की रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा
सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी धातु है? यह सोडियम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 हो जाएगा। और यह किस समूह में उपलब्ध है? और अब आवर्त 2 में हो जाए 3, हाँ सॉरी 3 हो जाएगी, गलती है 3 हो जाएगा। हाँ हेलिना करे रब से फरियाद। हाँ हेलिना। बताइएगा, हाँ बताइएगा सोडियम जो है किस ज्वाला के साथ जलता है? यह पीली ज्वाला के साथ जलता है। और बताइएगा सोडियम जो है वह किससे हल्का होता है? जल से हल्का हो जाएगा। सोडियम किससे हल्का हो जाएगा? जल से हल्का होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? यह डाउन विधि और कास्टर विधि दोनों से किया जाता है। कास्टर विधि और डाउन विधि से किया जाता है। बताइएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सूत्र ना NaCl हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। बताइएगा कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा का? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा सोडा एस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। बताइएगा हाइपो के उपनाम, हाइपो जो है इस यह किस रासायनिक का उपनाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा हाइपो। यह सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा। बताइएगा जल की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। बताइएगा जल में अपमार्जक मिलाने के पश्चात जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बताइएगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा चुनाव में जो स्याही लगाई जाती है हाथों पे, मतदाता के हाथों पे, वह क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगी। AgNO3 हो जाएगी जो स्याही के रूप में मतदाता के उंगली पे लगाई जाती है। बताइएगा एंटीक्लोर के रूप में विरंजित कपड़ों से क्लोरीन दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा क्षारीय मृदा धातु का प्रथम सदस्य कौन सा तत्व हो जाएगा? यह बेरिलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। बताइएगा उच्च तन्यता वाली स्प्रिंग बनाने के लिए बेरियम के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह तांबे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 हो जाएगा। और बताइएगा पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम ही पाया जाता है। बताइएगा मैग्नीशियम को हवा में जलाने पे कैसी रोशनी उत्पन्न होती है? यह चमकीली रोशनी उत्पन्न होती है, इसलिए इसका प्रयोग पटाखों में किया जाता है। बताइएगा आतिशबाजी में लाल रंग प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रॉन्सियम का प्रयोग किया जाता है। और हरा रंग प्राप्त करने के लिए बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से केमिस्ट्री से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य SPD पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक का इनकम टैक्स पे कोई टैक्स नहीं देना, इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख के आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बताइएगा बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा के लिए 1,28,650 करोड़ का आवंटन किया गया है। बताइएगा 1,28,650
650 करोड़ का। बताइएगा केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया है। बताइएगा बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया। कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 4.4 हो जाएगा। बताइएगा बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? यह रक्षा मंत्रालय को। बताइएगा जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए बढ़ाया गया जल जीवन मिशन को। बताइएगा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.3 से लेकर 6.8 तक का वृद्धि का अनुमान लगाया गया। बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष स्पर्धा में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किस व्यक्ति के द्वारा गोल्ड जीता गया? यह नीरज कुमार के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? नीरज कुमार के द्वारा जीता गया। बताइए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। किस राज्य के द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। बताइएगा हाल ही में खबरों में रहा बेगाई नदी जो है वह किस राज्य में हो जाएगी? यह तमिलनाडु में हो जाएगी। किस राज्य में हो जाएगी बेगाई नदी? तमिलनाडु में हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। और बताइएगा खोमजोंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह भी मणिपुर में ही मनाया गया खोमजोंग उत्सव। बताइएगा गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन से व्यक्ति थे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। और ये किस देश के हो जाएंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पे कौन व्यक्ति अतिथि के रूप तौर पे आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। और 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो आए थे। 76वां गणतंत्र दिवस हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस वर्ष किस शहर के लिए के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? यह निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया। बताइए सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सोनाली मिश्रा हो जाएगी। और अभी आईबी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तपन कुमार डेका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आंध्र प्रदेश में किया गया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। बताइएगा पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किस व्यक्ति के किन किन के व्यक्तियों के द्वारा जीता गया है? पुरुष में विक्टर एक्सेलेंस हो जाएंगे, विक्टर एक्सेलेंस। और महिला में एनसे यंग हो जाएंगी। बताइएगा भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? यह अमेरिकी सोनोबॉय की है। किसकी की है? अमेरिकी सोनोबॉय की। बताइएगा अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। अनाहत सिंह किस खेल की खिलाड़ी हो जाएंगी? स्क्वैश की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? स्क्वैश की हो जाएंगी। बताइएगा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया था? 6.4 हो जाएगा। और सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 2 मई 1951। 2 मई या जून था? 1951 में 2 मई या जून देख लीजिएगा। बताइएगा ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? यह इंडोनेशिया बना है। बताइएगा कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान होगा? यह गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बताइए खबरों में रहा अब्दुल अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में हो जाएगा। और मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में ही है मेडागास्कर। बताइएगा ट्रोजन 155 मीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन या भारत और फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। बताइएगा किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? यह भारत के द्वारा आयोजित किया गया। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा चलाया गया? या बांग्लादेश के द्वारा। आंतरिक अशांति
को फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए चलाया गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी पोरोट 3.0 पहल का लॉन्च किया है? यह पंजाब राज्य के द्वारा किया गया और हाल फिलहाल में पंजाब राज्य के द्वारा तेजाब पीड़ितों को 10 रुपए का मासिक सहायता देने की पहल शुरू की गई है। बताइएगा कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। और बताइएगा राजनाथ सिंह जो है वह सांसद चुने गए हैं, किस शहर से चुने गए हैं? यह लखनऊ से चुने गए। कहां से चुने गए? लखनऊ से। बताइएगा भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? यह इंडोनेशिया के साथ डील की है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? यह महाराष्ट्र राज्य में बहती है पवना नदी। और वेगई नदी कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। बताइएगा साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा था क्रिकेट का? यह कुशल परेरा हो जाएंगे। कुशल परेरा किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के हो जाएंगे। बताइएगा जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बताइएगा हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा उत्सव है? यह बोदा त्योहार हो जाएगा। कौन सा त्योहार हो जाएगा? बोदा त्योहार। बताइएगा किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? यह IIT बॉम्बे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? IIT बॉम्बे। बताइएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा गया है? अमेरिका की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका की खाड़ी का नाम प्रस्तावित किया है। बताइएगा चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्य से सम्मानित किया गया है? और सचिन तेंदुलकर को किया गया। और ऑस्ट्रेलिया का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? यह सारा तेंदुलकर को किया गया है। बताइएगा 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? यह पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना में हुआ 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह पंकज मिश्रा हो जाएंगे। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम में अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो भी साथी हमारे इस ग्रुप से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि वो भी अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें। तो इसी के साथ आप लोग उससे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।